हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहरुख हुसैन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन ANTS 5 का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के और बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज 5 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ प्लेन। पूछा है कि एक प्लेन में 5 एटम्स कौन से इसमें होंगे। तो जैसे हम लोग CH4 की बात करें तो अपने पास CH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और अगर टेट्राहेड्रल है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे एक तो हो जाएगा, मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसा डैश से दिखाया तो मैं इसको ऐसा वेस्ट से दिखा सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम सेम प्लेन में कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये एटम और ये एटम सेम प्लेन में है सर, तो 3 एटम्स इसमें सेम प्लेन में। नेक्स्ट आपसे बोला XeF4, तो XeF4 कैसा दिखता है आपके पास, तो XeF4 आप बोलोगे सर कैसा दिखता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो XeF इधर भी आ गया आपके पास F, इधर भी आ गया आपके पास F, इधर भी आ गया आपके पास F। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें एक सेम प्लेन में कितने आ गए, तो सेम प्लेन में है सारे के सारे, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो आपसे 5 ही पूछा है, तो आंसर तो आपका B आ गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास IF7 है, तो IF7 कैसा होता है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो यहाँ से ये इस पर कितने हो गए, F और यहाँ क्या आ गया F, और एक F ऐसा ऊपर और एक F ऐसा क्या हो गया नीचे। तो इसमें मैक्सिमम एटम सेम प्लेन में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 और ये एक 6। तो इसमें 6 सेम प्लेन में आ रहे हैं मैक्सिमम। और अगर XeF2 की बात करें तो XeF2 तो कैसा होता है, लीनियर, और अगर लीनियर है तो आप बोलोगे इसमें कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 सेम एटम सेम प्लेन में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम आपसे पूछा था कि 5 एटम किसमें सेम प्लेन में है, तो आप बोलोगे 5 एटम्स तो सेम प्लेन में इसमें है सर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो आपके पास दिया हुआ है और आपको बोला है बताइए इसमें कौन सा सेम बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या चेक करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो। जो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो आपके कैसे होंगे, सेम बॉन्ड ऑर्डर शो करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात करें आपके पास क्या है, O2 है और आपके पास क्या है, NO+ है। तो अगर आप O2 की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 7 है ना, और यहाँ प्लस ऑक्सीजन का 8 और -1। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, है कि नहीं। अगर आप इसी में बात करोगे, नेक्स्ट है अपने पास सर CN- NCO। तो अगर आप CN- की बात करोगे तो CN- में हो जाएगा 6 + 7 और +1। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 14, है ना, 8 और 6 14। और यहाँ से इसमें आप जाओगे तो बोलोगे सर ये कितना है 6 और +8, ये भी कितना है 14। यानी कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम। और यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 14 का, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 का कितना आता है 3 आ जाता है। तो आपके पास 3 होगा दोनों का बॉन्ड ऑर्डर। तो आंसर तो यहीं से पता चल गया कि क्या होगा, B होगा, लेकिन बाकी भी चेक कर सकते हो आप। जैसे आपके पास N2 है और O2- है, तो N2 आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन, O2- यानी कि 16 में से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो आप 17। तो देखो सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देन CO एंड NO है, तो अगर CO NO की आपके बात करोगे तो CO में हो जाएगा आपके पास 6 + 8 और NO में हो जाएगा 7 + 8, है ना। तो ये हो गया 14 और ये हो गया आपके पास 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से सेम नहीं है, तो चूंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 47 का आपके पास कौन सा हो जाएगा, CN- NCO, एंड ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 48। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करें तो आपसे पूछा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। तो आपसे पूछा आइसो स्ट्रक्चरल पेयर कौन है, तो सिंपल है, हम लोग देखेंगे तो NH3 जो होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल होता है। NH3 जो है आपके पास वो कैसा है, पिरामिडल है। और PCl3 भी कैसा होता है, पिरामिडल होता है। तो ये भी कैसा है आपके पास, पिरामिडल है, मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा CO2 और XeF2 की बात करें तो CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है, और XeF2 भी जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, BCl3 और SO3 की बात करें तो BCl3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। BCl3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और SO3 भी है, ये भी कैसा होता है आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यानी तीनों ही कैसे हैं, आइसो स्ट्रक्चरल पेयर हैं। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर D जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कौन सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होगा, ये पूछा है ना। तो अगर आपके पास ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने पास क्या हो जाता है कि अपने पास क्या है, CHO है, ये फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, और ये फिफ्थ, एंड देन CH2OH। तो अपने पास यहाँ पर H है और OH है ना। यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा OH, इधर H, इधर OH, और इधर H, और इधर क्या है आपके पास OH, ठीक है। और इसी का साइक्लिक अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि आपका C है और OH है और H है, मतलब मैं पायरानोस के फॉर्म में नहीं बना रहा, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, इसे समझना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ वाले से जाके जुड़ता है ये, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ऑक्सीजन, ये जुड़ गया। और उसके बाद ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो यहाँ सेकेंड वाले पे ये हो गया H, ये हो गया OH, थर्ड वाले पे उल्टा लिखते हैं हमेशा, ये OH और H, यहाँ H और OH, फिर यहाँ पर H और ये तो बॉन्ड बना लिया, और यहाँ आ गया आपका CH2OH। तो ये आपका साइक्लिक वाला हो गया इस तरीके से, है ना। तो अगर इन दोनों में आप देखोगे तो आप बोलोगे पहला फॉर्म लिखा है ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, तो पेंटाएसिटेट बना सकता है। तो पेंटाएसिटेट कैसे बनाएगा भाई, कि आपके पास आप जब लोगे, आप पेंटाएसिटेट बनाना चाहते हो तो आप एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज़ करोगे। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि R है, OH है, और इसमें अगर मैं डाल दूँ RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R, तो आप क्या बोलते हो कि सर ये जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक करके ये ऊपर आएगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो जो जुड़ा जाके वो कौन जुड़ गया, ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड O, और ये जो है ये लिविंग ग्रुप की तरह वो तो बाहर निकल गया, और कौन जुड़ गया यहाँ से OR, है ना। तो ये बना, तो ये मतलब जितने OH ग्रुप होंगे उतने ये बना सकता है। तो बताओ OH ग्रुप क्या है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, तो ये क्या बना लेगा बताओ, पेंटाएसिटेट बना लेगा। और अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो भी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ऐसा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से भी पेंटाएसिटेट बना रहा था, दोनों से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। एक जगह यहाँ पर हम लोग इसको सही कर लेते हैं 1, 2, 3, तो इस पे 3 पे अपन क्या करेंगे, ये उल्टा होता है ना, तो अपन क्या करेंगे, इधर क्या होगा थर्ड कायरल पे, थर्ड जो कार्बन है, कायरल नहीं सेकेंड कायरल या फिर थर्ड कार्बन पे आप बोलोगे OH को इधर रखते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो आप बोलोगे यहाँ भी क्या हो जाएगा इस तरीके से, कितने 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी पेंटाएसिटेट बना रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम, है ना। ग्लूकोज जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट करेगा, है ना, किससे, आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है, ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है ना। अगर भाई हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपसे बोला है पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, कि एक बार जब आपका पेंटाएसिटेट बन गया तो वो फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो हम लोग यहीं से इसको देख सकते हैं कि जैसे आप क्या कर रहे हो, पेंटाएसिटेट एक बार बन गया तो ये सारे OH जो है उसके बदले क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, आपके पास यहाँ से OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR, R का मतलब यहाँ पे CH3 एसिटेट लिया अपन ने, तो क्या होगा OC डबल बॉन्ड OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3, जहाँ जहाँ OH है वहाँ पे लगा देंगे अपन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आप इसमें अब रिएक्शन इसमें अगर आप कराना चाहते हो इस वाले पे, है ना, साइक्लिक वाले पे अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हो किसके साथ, तो आप रिएक्शन कराना चाहते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो क्या ये सर अब ऑक्साइम देगा, नहीं, क्योंकि इस पे आप देखो कहीं भी आपको फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इस पे कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। जबकि यहाँ पर ये तो इसके पास है, इसके पास अगर है तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन दे देगा। तो इससे यहाँ से कौन सा पार्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है कि पेंटाएसिटेट को फर्दर अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराओ तो वो रिएक्शन नहीं देगा, वो सिर्फ इसका साइक्लिक पार्ट इसको डिफाइन कर पा रहा है ना, ये वाला पार्ट इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है बायोमोलिक्यूल्स में, वहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ये चीज सेम पॉइंट, ये ग्लूकोज जो है पेंटाएसिटेट बनाता है, ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम बनाता है ना। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये भी पूरा एक स्टेटमेंट सीधा लिखा हुआ है। हालांकि कैसे सोचना है वो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि पेंटाएसिटेट बन सकता है दोनों से, वो बात बिल्कुल सही थी। और जो आपका ये वाला पार्ट है कि एक बार पेंटाएसिटेट बन गया और उसके बाद क्या फॉर वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो ये वाला नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा
नहीं है। इस वजह से आप क्या बोलोगे कि ये वाला पॉइंट जो है आपके पास बिल्कुल सही निकल के आता है, वो सिर्फ साइक्लिक से एक्सप्लेन हो पा रहा है, ओपन चेन से आपका एक्सप्लेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन जो बोला है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू सैकेरिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। भाई अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हो तो सैकेरिक एसिड ना बन के क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर देखें तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर सी निकल के आ जाता है, क्योंकि यही एक्सप्लेन कर पा रहा है साइक्लिक पार्ट कि यहाँ पर क्यों नहीं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ फर्दर रिएक्शन होगा, ओपन चेन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बोला है आपके पास इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो इसमें आपसे सिंपल पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से कर सकते हो, है ना। नहीं याद है तो आप मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कैसे कि आपको क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, यानी उसका मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और इनटू 100, बस इतना सा करना है। तो आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट लगा के भी आप कर सकते हो, और अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, दोनों में सेम ही चीज़ बन के आ जाती है। जैसे अगर मैं ऐसे आपको बताऊं कि किस तरीके से आप सोचोगे, तो आप सबसे पहले मोल्स निकालो। तो आप मोल्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर कि आपके पास जो मास है AgBr में Br का वो कितना होता है सर, तो AgBr में Br का मास कितना है सर 80, डिवाइडेड बाय AgBr का मोलर मास कितना होगा सर, तो AgBr का Ag का हो गया 108, और प्लस आपके पास Br के पास कितना हो गया आपके पास 80। तो बताओ 80/108 प्लस 80, ये क्या निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग को क्या निकालना है मास, तो कितना दिया था आपके पास 0.12 ग्राम, तो 0.12 ग्राम। तो ये क्या निकल जाएगा आपका कि कितना आपके पास उसमें ब्रोमीन है, ये पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है, गिवन वाला कितना है 0.15, तो डिवाइड बाय 0.15, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो इसका कैलकुलेशन जो हो अप्रॉक्स आपका कितना निकल के आ जाएगा, 34% निकल के आ जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 34% निकल के आ जाएगा। तो आप ये वाला पार्ट जो है आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स को मास से मल्टीप्लाई किया तो आपको मास मिल गया यहाँ से, और उसके बाद फिर डिवाइड कर दिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ब्रोमीन का परसेंटेज पूछा था, तो जिसका मास निकालना है, ब्रोमीन का परसेंटेज पूछा है तो ऊपर ब्रोमीन का मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हो। तो ये सिंपल से आपका निकल के आ जाएगा 34%। फॉर्मूला बेस्ड है, या आप यूनिटरी मेथड निकाल के भी कर सकते हो कि कितना मास AgBr में था 1 मोल में, तो 0.12 ग्राम में कितना होगा, तो उससे आपका ये मास निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कितना है अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.15, और इनटू क्या कर दिया अपने 100। तो ये आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स फॉर्म रेड ऑरेंज PPT विद 2,4-DNP। तो 2,4-DNP कौन देता है, 2,4-DNP देता है आपके पास एल्डिहाइड, और कौन देता है कीटोन, कौन से कीटोन, मिथाइल कीटोन्स। तो आप देखोगे एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन, और ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये गया आंसर, मानिए इन दोनों में 3 में से कोई ढूंढना है। फिर आपको बोला है कि एंड गिव्स येलो PPT। येलो PPT कौन देगा बताओ, येलो PPT वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, पहले वाले पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो गया। अब इस पे अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन, यानी आंसर बी और सी हो सकता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन होगा इन दोनों में से, क्योंकि एक एल्डिहाइड एक कीटोन है। तो बोल रहा है बाद में कि इट नीदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, मतलब फेलिंग और टॉलेंस के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। तो कौन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो आप बोलोगे सर कौन नहीं देगा, तो कीटोन नहीं देगा। तो बताओ कीटोन नहीं देगा तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान से समझना था। तो 2,4-DNP टेस्ट, यानी आप ढूंढते एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन नहीं है, ये आंसर छट गया। 3 बचा, 3 में से फिर येलो PPT बोला, येलो PPT कौन देगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे। तो अल्फा 3 हाइड्रोजन किसके पास नहीं थे, ए वाले ऑप्शन में नहीं था, तो ए छट गया, बचा 2, यानी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो फिर बोला कि ना तो टॉलेंस को देता है ना फेलिंग को देता है। तो आप बोलोगे जो टॉलेंस भी नहीं देता फेलिंग भी नहीं दे रहा, यानी सर एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो भाई कीटोन है, एल्डिहाइड तो टेस्ट देगा ना, तो इसलिए कीटोन कौन है, यही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो 51 का जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 52 में अपने पास क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। इस पर ध्यान रखने वाली बात है कि नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट वाला आपको ढूंढना है। तो पहला है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होता है। फिर आपको लिखा है वुल्फ किस्न रिडक्शन और इसमें अल्कोहल बना दिया है। बताइए सही है क्या? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लीमेंसन और वुल्फ दोनों ही क्या होता है आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन में कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपसे ऐसे ऑप्शन सी आपके रोजेनमैन रिडक्शन है, ये बिल्कुल सही बात है। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड जा रहे हैं। स्टेफन रिडक्शन है तो CN से CHO में कन्वर्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 में अपने को क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ बोल रहा है आपके पास एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड, है ना। जो एराइल हैलाइड है आपके पास, एराइल हैलाइड है कुछ ऐसा, और दूसरा है मान लेते हैं आपके पास दूसरा दिया हुआ है, इससे रिलेट करने बोल रहा है आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा है किससे, RX से, ठीक है। तो बोलता है क्यों होता है ऐसा, तो पहले बोलता है रेजोनेंस इफेक्ट, और ये सही है क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, और क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा है तो फिर इसका ब्रेक होना क्या होगा, मुश्किल, तो इसलिए रिएक्टिविटी घट जाएगी। दूसरी जो है आपके पास डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, हाँ वो भी है। आप अगर देखोगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन है CX बॉन्ड में वो अलग है ना, और उसकी वजह से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो पोलैरिटी है वो आपका अलग अलग निकल के आएगा। जैसे अगर मान लो सपोज मैं इसको CH3X ले लेता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर sp3 है। और अगर इस वाले में आप आओगे उसकी हाइब्रिडेशन बोलोगे तो आप बोलोगे sp2 है ना। तो बताओ दोनों के बीच में जो पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, क्योंकि X क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp2 भी क्या होगा, sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से आप यहाँ पर पोलैरिटी इन बॉन्ड को देख सकते हो, और फिर पोलैरिटी के बेसिस पे आप फिर से रिएक्टिविटी को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। और ये इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी अपना क्या होता है, सही निकल के आता है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी भी क्या होगी, डिफरेंस होगी, और मोर पोलर होने की वजह से उसको ब्रेक करना आसान होगा, और ब्रेक करना आसान होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इनस्टेबिलिटी ऑफ एराइल केटायन, कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से इस X को निकाल दें और यहाँ से इस X को निकाल दें तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसमें बेंजीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। बताइए क्या फिनाइल पे क्या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या? नहीं। अब अगर आप बेंजाइल केटायन बना रहे हो यानी कि आप फिनाइल केटायन बना रहे हो या फिर फिनाइल एनायन बना रहे हो तो ये तो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये पॉइंट भी क्या लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है कि इस वजह से ये टूटना पसंद नहीं करेगा और SN1 मैकेनिज्म भी इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट बोलता है रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड एराइल हैलाइड, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल का इसकी तरफ अट्रैक्शन कराओगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इससे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिससे इसका जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम होगा, है ना। और इसीलिए हम लोग देखते भी हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बेंजीन है तो बेंजीन पे आपके पास कौन अटैक करवाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो पाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो वो निकल के आता है ABCD, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे तो इसमें बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं, जिसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 में 1 और 2 पे है,
बाकी इनमें तो है ही नहीं पाई बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर 1 और 2 में कंपेयर करेंगे, तो 1 और 2 में फिर अगर आप देखोगे तो दोनों में पाई बॉन्ड सर, दोनों में पाई बॉन्ड है, तब क्या देखेंगे, तब देखेंगे हम लोग चार्ज, तब क्या देखेंगे, चार्ज। तो चार्ज जो है जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे सर, स्टेबिलिटी चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, तो 1 पे कोई चार्ज नहीं है तो 1 का क्या होगा सर, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर क्या होगा सर, 2 वाला, क्योंकि उस पर चार्ज है लेकिन पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कंपेयर जो करना है अपने को वो 3 और 4 पे करना है। तो आप देखोगे सर दोनों पे ही चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर चार्ज दोनों पे है तब हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज कौन से एटम पे है ना, चार्ज देखेंगे कौन से एटम पे है। अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर कौन सा चार्ज आपको दिखना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर आपके पास इस पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या बोलोगे सर, ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, तो ऑक्सीजन पे। तो आप क्या बोलोगे, इसलिए आंसर जो है इसका कौन सा होगा सर, 3 होगा, फिर ज़्यादा स्टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज के बेसिस पे आप देखोगे तो 3 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, आपके पास 4 से, है ना। 3 किससे हो जाएगा, आपके पास 4 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर निकल के आ जाएगा 1 देन 2 देन आपके पास 3 एंड देन क्या आ जाएगा, आपके पास 4 निकल के आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 55 पे आप देखोगे तो आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द कार्बोकेटायन, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है। तो अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास आप बोल सकते हो कि सर क्या लग रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस हो रहा है ना। दूसरा क्या हो रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर आप आओगे तो सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस पे प्लस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से रेजोनेंस है, यहाँ से इंडक्टिव भी है, इधर से भी इंडक्टिव है, लेकिन क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसमें आओगे तो इस पर प्लस है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रेजोनेंस है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इंडक्टिव है, हाँ है, फिनाइल की तरफ से इंडक्टिव लग रहा होगा, लेकिन क्या सर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि इस पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आओगे इस वाले क्वेश्चन में तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस है, तो सर यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है सर, तो क्या कराएगा ये, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, रेजोनेंस भी लगाएगा, और इसकी वजह से ऑक्सीजन से, इस डबल बॉन्ड से इंडक्टिव भी लगाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या लग के आ रहा है, तीनों ही इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो इसमें आपसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में आपके पास पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा आपके पास ये है। तो जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, ऐसा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। क्या बोला, कॉन्जुगेट बेस, और उस कॉन्जुगेट बेस की देखो स्टेबिलिटी, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप क्या देखोगे सर, कॉन्जुगेट बेस, यानी जैसे मान लो आपके पास क्या है, COOH है, COOH है, तो इसको ऐसा तोड़ के आप बनाओ COO माइनस, है ना, और प्लस H+, ऐसे सोचना है आपको। तो आप बोलो सर इसकी स्टेबिलिटी देखना है, तो इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, यानी कैसे ग्रुप ढूंढेंगे आप, विड्रॉ करने वाले ग्रुप। जितना विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो इफेक्ट है ये क्या लगा रहा है, ये +H लगा रहा है ना, इंडक्टिव भी लगा रहा है, लेकिन मैं डोमिनेटिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये +H लगा रहा है। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये +H के बदले यहाँ पर क्या लगा रहा है, आपके पास +I लगा रहा है ना। तो यहाँ पे +I काम कर रहा है, आपका डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि मेटा पे है, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगा रहा है, आपके पास -M लगा रहा है, और इस पर कोई ग्रुप नहीं है। तो आप क्या ढूंढोगे कि आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, क्योंकि विड्रॉ करने से नेगेटिव चार्ज
घटेगा और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे सबसे नंबर 1 तो हो जाएगा सर -m, फिर हो जाएगा आपके पास ये तो डोनेटिंग है, डोनेटिंग चाहिए क्या आपको? नहीं, तो आप ढूंढोगे जिस पे डोनेटिंग नहीं है वो चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से कौन होगा? ये डोनेट कम करेगा, ये ज़्यादा डोनेट करेगा, आपको डोनेटिंग तो चाहिए नहीं, तो कम कौन करेगा? प्लस आई वाला, तो ये हो जाएगा 3rd और ये हो जाएगा 4th, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये 3rd ऑप्शन है, तो सी वाला सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद डी, देन उसके बाद फिर अपने पास आ जाएगा बी एंड देन आ जाएगा ए। तो सी डी बी ए जो है आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो सी डी बी ए देख लेते हैं किस में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, आपको बस क्या देखना था कि विड्रॉइंग ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है। जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो विड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगा था NO2 में, इसमें दोनों ही डोनेटिंग था, तो ज़्यादा डोनेटिंग कौन है? +H, तो मुझे ज़्यादा डोनेटिंग नहीं चाहिए, तो डोनेटिंग इन दोनों में है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज़्यादा है। और इन दोनों में जब कंपेयर कर रहे थे तो देखा इन दोनों में से ज़्यादा डोनेटिंग कौन है? तो ये +H वाला ज़्यादा डोनेटिंग है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे तो इसमें पूछा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन निकालने बोला है, तो आप निकाले कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लगाओगे? CIP रूल लगाओगे और CIP रूल से आंसर आप करोगे। तो यहाँ क्या है? H और Cl, और यहाँ क्या है? Cl और H। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ये 3rd पे क्लोरीन है, इधर से 1 2 पे क्लोरीन है ना। तो आप क्या बोलोगे कि 2 पे और 3 पे, इधर से नंबरिंग फास्ट है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये वाला 2nd कार्बन और ये वाला 3rd कार्बन, इसीलिए दिया है यहाँ 2s और 3r 2r 3s ऐसा, तो 2 और 3। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसको 2nd माना है, उसको 3rd माना है अपन ने, है ना। अब इसी पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग इसमें अब नंबरिंग करेंगे CIP के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला नंबर 1 कौन होगा? क्लोरीन, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो इसकी प्रायोरिटी 2nd, इस वाले पार्ट की, पूरे पार्ट की प्रायोरिटी 2nd, इस वाले पार्ट की प्रायोरिटी 3rd, इस वाले पार्ट की प्रायोरिटी 4। तो आप रोटेट करोगे 1 से 2 और 2 से 3 और बीच में आ गया 4, तो क्या करते हैं उसको? इग्नोर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? बताओ क्या हो गया आपके पास? कौन सी पोजीशन पे है? 4th, हॉरिजॉन्टल पे। रोटेशन कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोलते हैं HCS, यानी हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज, तो S होगा, यानी 2 पे S कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसमें आएंगे तो फिर से प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर इसकी ज़्यादा है। अब ऊपर आएंगे 2 वाली प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी इन दोनों से क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन, और यहाँ कार्बन से कौन जुड़ा है? कार्बन। तो इसकी प्रायोरिटी 2nd, इसकी प्रायोरिटी 3rd और इसकी प्रायोरिटी 4th। तो फिर से कहाँ जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, बीच में आया 4, उसको कर दिया इग्नोर। तो बोलेंगे क्या है फिर से? कौन से पे? 4th, हॉरिजॉन्टल पे। कैसे रोटेट किए? क्लॉकवाइज, तो फिर से क्या आएगा? S। तो आप क्या बोलोगे कि सर 3rd पे भी क्या है? S, यानी 2s 3s आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2s 3s किस पे है? तो ऑप्शन नंबर C जो है ये आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा है। तो आप लोग नॉमेनक्लेचर करते समय ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो नंबरिंग है वो सही हो। और नंबरिंग सही कब होगी? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। कई बार आप ऐसा किया होगा, बहुत लोगों ने इधर से नंबरिंग कर दिया होगा 2 ब्रोमो देखते ही कि सर अल्फ़ाबेटिकल बाद में देखेंगे, पहले छोटा नंबर देखेंगे। तो छोटा नंबर इधर से आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये बच गया, ये और ये बच गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 पे क्या है? ब्रोमो, तो लिखा 5 पे क्या है? ब्रोमो। देन फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या है? 3 पे, 2 पे और 3 पे डाईमिथाइल, तो 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल, है ना। एंड देन क्या देखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो लिखा हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE, तो हो जाएगा 5 ब्रोमो 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो कौन सा आंसर है? 5 ब्रोमो 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 59। फिर क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बिल्कुल सही बात है ना। सबसे ज़्यादा किसका आता है बॉइलिंग पॉइंट? 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री का एंड 3 डिग्री का। रीजन क्या लिखता है? इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस देन इन सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? आप अगर RNH2 लोगे, RNH2 लोगे तो RNH2 क्या करेगा? यहाँ से H बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से H बॉन्डिंग करेगा अपने ही दूसरे RNH2 से। जबकि अगर आप क्या लेते हो? RNH और R लोगे
तो यहाँ से एच बॉन्डिंग करेगा, है ना। आप दिखा सकते हो यहाँ लोन पेयर वाला जो है ये भी एच बॉन्डिंग कर सकता है अभी, यहाँ जो लोन पेयर है ये भी एच बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसके पास इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल के पास एच है अभी, तो वहाँ से एच बॉन्डिंग कर लेगा, है ना, ये वाला लोन पेयर। लेकिन अगर जैसे ही आप 3 डिग्री पे जाओगे तो 3 डिग्री के केस में कोई भी दूसरे 3 डिग्री से एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है ये डोनर तो है, लेकिन क्या आपके पास इस नाइट्रोजन पे कहीं हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो आप ऐसा ही अगर एक और मॉलिक्यूल लेते हो तो क्या ये इसके साथ एच बॉन्डिंग बना पाएगा क्या? नहीं, इसके साथ कोई भी एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एच बॉन्डिंग बना सकता है, तो एक एच बॉन्डिंग यहाँ से एक यहाँ से बनाएगा, और इसमें यहाँ और यहाँ से बना सकता है। तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा एच बॉन्डिंग किस में है? तो 1 डिग्री में, फिर किस में है? 2 डिग्री में। और यहाँ आपस में एच बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, यानी इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि क्या बात असर्शन सही है? बिल्कुल सही है। क्या रीज़न सही है? बिल्कुल सही है। क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? तो आप बोलोगे हाँ, ये भी बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, और इसलिए इसका आंसर जो है वो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर निकल के जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कितने एच बॉन्डिंग ज़्यादा बन पा रहे हैं, इसमें एच बॉन्डिंग बन पा रहा है, इसमें भी बन पा रहा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, और इसमें आपस में एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आपके पास ऑर्डर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में अपने पास पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है टर्सरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन CH3 MgI रिएक्ट्स विथ। तो अगर मान लीजिए आपके पास है CH3CHO है, और इसमें आपने क्या डाला? CH3 MgI डाला, CH3 MgI डाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से ये अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3O, यहाँ पे कार्बन पे आ गया O-, इधर है H, और इधर कौन है? CH3। तो क्या इससे टर्सरी अल्कोहल बनेगा क्या? तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ OH आएगा, तो बन जाएगा CH3COH H और CH3। तो आप क्या बोलोगे सर ये कितना डिग्री बना? 2 डिग्री। क्या आपसे 2 डिग्री पूछा है? नहीं, 3 डिग्री पूछा है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। उसी तरीके से आप देखोगे तो फिर क्या है? एल्डिहाइड है। तो बताओ एल्डिहाइड है तो फिर से क्या होगा? वही मिलेगा आपके पास, ऑब्वियस है। अगर आप एल्डिहाइड से बनाना चाहोगे तो एल्डिहाइड से आपके पास 2 डिग्री ही निकल के आएगा, है ना। तो आप किसी से भी कराओ एल्डिहाइड से 2 डिग्री ही निकल के आएगा। तो अगर आपको टर्सरी अल्कोहल चाहिए तो आपको उसके लिए कीटोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम लोग कीटोन की तरफ चलूँ, मैं अगर डायरेक्ट कीटोन में बताऊँ तो आप कीटोन में ही जानते हो कि 3 डिग्री बनना पॉसिबल है। कैसे? वो देख लेते हैं ऑप्शन बनाकर अपन, कि अगर आपके पास है यहाँ से CH3 MgI है, अब आप खुद सोचो ये जो नेगेटिव है यहाँ से इस पर अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3CO-, और इधर क्या है? CH3, और नीचे से भी कौन अटैक किया आपके पास? CH3 अटैक किया। और अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए इसका यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास CH3COH, और इधर हो जाएगा CH3, और यहाँ भी क्या है? CH3। देखो कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा आपके पास? 2 डिग्री बन सकता है, और अगर आपके पास कीटोन है तो 3 डिग्री बन सकता है ना। 1 डिग्री भी बन सकता है सिर्फ एक केस में, अगर फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर वो डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61, और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सबका ही सही होगा आई होप, कि इस पे आपको दिया है Br2HNO, और Br2HNO दिया है, यानी क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और Br2 कैसा होता है? Br2 यानी ब्रोमिनेशन कैसा होता है? सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिव। तो वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास? 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। तो कहाँ जाके जुड़ जाएगा? 3 डिग्री पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या है? CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा? Br। तो हम लोग ढूंढेंगे ये आंसर कौन सा है। तो ये आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। तो अगर क्वेश्चन नंबर 62 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दिया है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN2 रिएक्शन। तो पहले CH3 है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 3 डिग्री है। तो सही बात है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है SN2 की, है ना।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगा वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से? बैक साइड से। क्योंकि हम लोग जानते हैं SN2 में कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। और अगर बैक साइड से अटैक करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल सही लिखा है। और स्टेटमेंट 2 क्या लिखता है? तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बिल्कुल भी गलत बात है ना, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन SN2 में थोड़ी ना होता है, कार्बोकेटाइन किस में बनता है? SN1 में बनता है। तो आप क्या बोलोगे? रीजन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आपका आंसर जो है वो सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबसे बना होगा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो क्वेश्चन नंबर 63 भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें बोला है साइक्लोहेक्सेन कंटेन 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। तो बहुत बच्चों ने ऐसा हड़बड़ में अगर कर दिया तब तो फिर क्या ही बोला जा सकता है कि अगर ऐसे सवाल भी आपसे गलत हो जाएं कि 6 सिग्मा बॉन्ड देखा और आंसर कर दिया, हाँ सर पाई तो दिख नहीं रहा, 6 सिग्मा है। उस पर हाइड्रोजन भी है, इस पर ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपके पास कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, इस पे सब पे 2-2 हाइड्रोजन है। तो अगर आप सिग्मा बॉन्ड्स गिन रहे हैं तो इन बॉन्ड्स को ना भूलें। अगर आप इनको भूल के आंसर कर रहे हो तो फिर आप बहुत बड़े गधे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से किसी का ये गलती नहीं हुआ होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है वो साइक्लोहेक्सेन कंटेन 6 सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल ही गलत बात बोल रहा है ना। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? ऑल कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन आर sp3। ये बिल्कुल सही बात है कि ये कार्बन जो है इसमें टोटल 4 सिग्मा है और 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। तो हर एक कार्बन एटम जो है यहाँ पर वो कैसा है? sp3 है। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप क्या बोलोगे? सर पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, Hello everyone, welcome to chemistry video solutions of ANTS FT5 physical and inorganic chemistry part। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 64। It says which has the maximum number of molecules among the following। और ऑप्शंस में हमें अलग अलग कंपाउंड्स दिए हैं विद देयर मासेस। तो हम सबके मोल्स निकाल सकते हैं और जिसके मोल्स हाईएस्ट होंगे उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होंगे। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है 8 ग्राम H2। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 8 ग्राम और H2 का मोलर मास है 2, तो ये बन जाएगा 4 मोल। तो 4 मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 4 Na मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। फिर देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास 64 बाय द मोलर मास ऑफ SO2 और ये है 64, तो ये आ गए 1 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। सो Na मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। फिर देखते हैं ऑप्शन सी। इसमें है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास 44 बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है 44। तो इसमें भी है 1 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 इंटू Na या Na मॉलिक्यूल्स। फिर देखते हैं ऑप्शन डी विच इज 48 ग्राम O3 या ओजोन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं गिवन मास 48 बाय द मोलर मास ऑफ ओजोन विच इज ऑल्सो 48। तो ये भी आ गया 1 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके भी हो जाएंगे 1 इंटू Na या Na मॉलिक्यूल्स। तो वी कैन सी कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है? ये है ऑप्शन ए में विच इज 4 Na। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन का स्टेटमेंट है SN2+ एंड Fe3+ कैनॉट रिमेन टुगेदर इन अ सॉल्यूशन। तो SN2+ सॉल्यूशन में इसकी टेंडेंसी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू SN4+। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और Fe3+ इसकी टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस्ड टू Fe2+। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन के अंदर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनके बीच में हो जाएगी एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो इनके बीच में रिएक्शन क्या होगी, SN2 प्लस Fe3 प्लस, रेडॉक्स रिएक्शन होगी SN2 प्लस हो जाएगा ऑक्सीडाइज टू SN4 प्लस एंड Fe3 प्लस बन जाएगा Fe2 प्लस। तो हम कह सकते हैं कि SN2 प्लस एंड Fe3 प्लस कैन नॉट रिमेन टुगेदर इन अ सॉल्यूशन। तो असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर रीजन में दिया है SN2 प्लस एंड Fe3 प्लस will react mutually to form SN4 plus and Fe2 plus। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason correctly explains the assertion statement. A is the answer. Next question is 66. It says how many grams of NaOH should be added to water to prepare 250 ml solution of 2 molar NaOH। तो इसमें हमें मोलारिटी भी दी है और वॉल्यूम भी दिया है। तो पहले हम मोल निकाल लेंगे और मोल से फिर हम निकाल लेंगे NaOH का मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो हमें चाहिए ये हो जाएंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलारिटी है 2 मोलर और वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाएगी 0.25 लीटर। दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल। इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ NaOH हमें चाहिए। तो इसका मास हो जाएगा या मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.5 इनटू द मोलर मास ऑफ NaOH जो कि होता है 40। तो ये हो जाएगा 20 ग्राम। तो 20 ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। इट सेज अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट इज। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन MVR हमें पता है दिस इज इक्वल टू NH/2π, जहां पे n है ऑर्बिट नंबर। तो क्वेश्चन में दिया है ऑर्बिट नंबर 6 है, 6th ऑर्बिट, इसका मतलब n is 6। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 6h/2π विच इज इक्वल टू 3h/π। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68. It says the total number of atomic orbitals in 4th energy level of an atom is। तो किसी भी एनर्जी लेवल या शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है n², where n is the principal quantum number। तो 4th एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू है 4। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हो जाएंगे 4² which is 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69. It says a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meters per second. The associated wavelength will be। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जहां पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करेंगे तो h है 6.6 इंटू 10⁻34 और बॉल का मास हमें दिया है 0.66 kg और वेलोसिटी या स्पीड हमें दिया है 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो सभी वैल्यूज ऐसा यूनिट में है तो वेवलेंथ आ जाएगी मीटर के अंदर और ये सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी 10⁻35 मीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70. इट सेज इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम the rate constant of the backward reaction is 7.5 into 10⁻⁴ and the equilibrium constant is 1.5. So the rate constant of the forward reaction is। तो हमें पता है equilibrium constant is equal to rate constant of forward reaction by rate constant of backward reaction। तो क्वेश्चन के अंदर हमें equilibrium constant की वैल्यू दी है और हमें backward reaction के rate constant की वैल्यू दी है और अब पूछा है KF rate constant of forward reaction। तो ये बन जाएगा rate constant of forward reaction KF is equal to KEQ into KB। तो वैल्यूज पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है हमें 1.5 और KB rate constant of backward reaction दिया है 7.5 into 10⁻⁴ and this is equal to 1.125 into 10⁻⁻3। So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question is 71. It says at 100 degrees Celsius, Kw equal to 10⁻12
pH of pure water at 100 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw की वैल्यू दी है 10 to the power -12 100 डिग्री सेल्सियस पे, और Kw का एक्सप्रेशन होता है H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू है 10 to the power -12। और प्योर वाटर के लिए हमें पता है, क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल है, H+ concentration is equal to OH minus concentration. So this becomes H+ into OH minus, we can write H+ concentration into H+ concentration. तो ये बन जाएगा H+ concentration का स्क्वायर is 10 to the power -12। इसका मतलब H+ concentration is 10 to the power -6। और हमें निकालना है pH, तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+ concentration. So this is minus log of 10 to the power -6. So the pH is 6. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. इट सेज विच विल अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें पता है कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ये अंडरगो करती है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं ऑप्शन ए, इसमें दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हाइड्रोलाइज नहीं करता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है CH3COONA, तो ये भी एक सॉल्ट है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट दिस अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अंडरगो नहीं करेगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट। अब ये जो सॉल्ट है इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। इसका मतलब कि ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगी, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में दिया है H2CO3, ये वीक एसिड है, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अंडरगो नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड strong acid. It will undergo cationic hydrolysis. Next question is 73. It says for the melting of NaCl, heat required is 7.26 kilocalorie per mole and delta S increases by 6.73 calorie per mole per Kelvin. The melting point of the salt is. तो melting या fusion के केस में हमें पता है delta S fusion is equal to delta H fusion by the temperature melting point. ये होता है फॉर्मूला। तो हमें डेल्टा एस फ्यूजन दिया है और डेल्टा एच फ्यूजन भी दिया है, और हमें निकालना है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से मिलेगा हमें मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय डेल्टा एस फ्यूजन। अब डेल्टा एच फ्यूजन हमें क्वेश्चन में दिया है, हीट रिक्वायर्ड ही है डेल्टा एच, ये हो जाएगा 7.26, और ये किलो कैलोरी में दिया है, तो अगर कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 10 to the power 3 या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस हमें दिया है 6.73 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो ये आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट और ये आएगा केल्विन में, और सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1078.75 केल्विन। तो ये केल्विन में है, तो अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 1078.75 minus 273 degree Celsius, and this is equal to 805.75 degree Celsius. So ये है melting point of the salt, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस टेम्परेचर पे गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, और हमें पता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी ये हो जाएगा 0, और डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 0, इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और यहाँ से मिलेगा हमें टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, उससे हम निकाल सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू दी है 30.5 और डेल्टा एस दिया है 0.066, एंड दिस ऑन सॉल्विंग इज अप्रोक्सीमेटली 462.12 केल्विन। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
Next question is 75. It says a mixture of 2 mole of CO and 1 mole of O2 is ignited. Correct relationship is. तो हमें देखना है डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में क्या रिलेशन है. तो गिवन रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, 2 CO गैस प्लस 1 मोल ऑफ O2 गैस और ये बनाएंगे 2 CO2 गैस. तो ये हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन होगा डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, जहाँ पे डेल्टा Ng होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. तो डेल्टा Ng हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -1. इसका मतलब डेल्टा H इज डेल्टा U माइनस RT. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U. तो डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, ये है रिलेशन. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76. इट सेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज. तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है ICRT, जहाँ पे I है वॉन ऑफ फैक्टर और C होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो वैल्यूज पुट करेंगे. तो सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए वी नो I वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू है 2, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.1 मोलर, कांस्टेंट R की वैल्यू है 0.0821 इनटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है. केल्विन में ये हो जाएगा 300 केल्विन. सो ऑन सॉल्विंग दिस इज नियरली 4.926 एटमॉस्फेयर. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन सी 4.92 एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77. इस क्वेश्चन में हमें एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के दिया है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोल पर लीटर और पूछा है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स. तो वी नो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो होता है AT इज इक्वल टू A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT. तो हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स. तो ये बन जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 दिया है 1 मोल पर लीटर माइनस और रेट कांस्टेंट K दिया है 10 टू द पावर -3 इनटू टाइम विच इज 10 मिनट्स और सेकेंड्स में ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड्स. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 मोल पर लीटर और ये बन जाएगा 0.4 मोल पर लीटर. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78. ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. असर्शन का स्टेटमेंट दिया है अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एक पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म को चेंज करता है और एक रिएक्शन को ऐसे रास्ते से या ऐसे पाथ से लेके जाएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है, जिससे मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर और इस वजह से रेट बढ़ जाती है. तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीजन भी वही दिया है अ पॉजिटिव कैटलिस्ट alters the reaction mechanism and decreases activation energy. तो रीजन भी assertion वाले स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Both assertion and reason are true and the reason correctly explains the assertion statement. A is the answer. Next question is 79. तो इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि गिवन हाफ सेल के लिए जब हम एल्यूमिनियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में क्या चेंज आएगा. तो गिवन हाफ सेल के लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 माइनस 0.0591 बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में वी हैव एल्यूमिनियम 3+, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम 3+ कॉन्सेंट्रेशन और n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विच इज इक्वल टू 3. सो दिस वी कैन रीअरेंज एज E0 माइनस 0.0591 बाई 3 और ये बन जाएगा प्लस एंड वी कैन राइट दिस एज एल्यूमिनियम 3+. तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन. तो अगर हम एल्यूमिनियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वी कैन क्लियरली सी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E का वैल्यू भी बढ़ेगा.
So the electrode potential increases on increasing aluminium 3+ concentration. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, increases. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80. इस क्वेश्चन में हमें K2SO4 सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन और उसका रेजिस्टेंस दिया है और सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल दिया है 4 और हमें निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा या K. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है G इंटू L बाई ए, जहाँ पे G है कंडक्टेंस एंड L बाई ए है सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस वी नो इट इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस. तो ये है 1 बाई आर इंटू एल बाई ए. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 326 ओम, तो ये बन गया 1 बाई 326 और एल बाई ए है सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी है 4, तो ये बन जाएगा 4 बाई 326 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2. तो ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81. तो ये एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है. सो इसमें पूछा है लिगेंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ड वाटर इज. तो वाटर में हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ लिगेंड EDTA एक काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस तरीके से वो हेल्प करता है टू ट्रीट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो हमें याद रखना है इसका आंसर है ऑप्शन डी, EDTA. Next question is 82. It says which of the following complex is homoleptic. तो homoleptic complex का मतलब एक ऐसा complex जिसके अंदर सारे ligands सेम टाइप के हो. तो ऑप्शन ए में वी कैन सी सभी ligands Cl- है, तो ये एक homoleptic complex है. ऑप्शन बी में K4FeCN6, इसमें भी सभी ligands Cn- हैं, तो ये भी एक homoleptic complex है. सिमिलरली ऑप्शन सी में NiCO4, सभी लिगेंड है CO या कार्बोनिल, तो ये भी एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83. इस क्वेश्चन में हमें गिवन कॉम्प्लेक्स एनायन FeCN6 3-, इसका देखना है IUPAC नेम. तो सेंट्रल एटम है आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3. तो इसमें 6 लिगेंड है Cn- या साइनाइडो लिगेंड्स. तो IUPAC नेमिंग में कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले नेमिंग होती है लिगेंड की, तो ये बन जाएगा हेक्सा साइनाइडो. और सेंट्रल एटम है आयरन, लेकिन ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सेंट्रल एटम का नेमिंग होगा फेरेट. और फिर ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरिकल्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ये एक आयन है. अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो सेंट्रल एटम का नेमिंग होता आयरन, लेकिन क्योंकि ये एनायनिक है इसीलिए नाम है इसका फेरेट. सो दिस इज द IUPAC नेम. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84. इसमें हमें देखना है कि गिवन आयंस में कौन सा आयन है कलरलेस. तो इन जनरल हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जिस सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है कलर्ड, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो वो होता है कलरलेस. तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ऑप्शन ए हमें दिया है क्रोमियम 4+. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ वी राइट, तो ये है आर्गन 3d2. तो इसका मतलब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी कलर्ड. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी स्कैंडियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d0. तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी कलरलेस. स्कैंडियम 3+ आयन इज कलरलेस. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैंडियम 3+. ऑप्शन सी देखते हैं, टाइटेनियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d1. तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके वजह से वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी कलर्ड. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी वेनेडियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d2. तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी कलर्ड. तो ये भी आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैंडियम 3+ कलरलेस आयन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85. इट सेज द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज नोन एज. तो CO और H2 कार्बन मोनोक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, इसका जो 1:1 मोलर मिक्सचर है उसे बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस
या फिर सिन गैस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। जबकि प्रोड्यूसर गैस जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 एंड N2। तो ये है प्रोड्यूसर गैस। CO और H2 इज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस गिव्स अ ब्लड रेड कलरेशन विद Fe3+। तो फेरिक आयन की टेस्टिंग में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि Fe3+ जब HCN- आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है अ ब्लड रेड कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ FeSCN3। सो दिस इज ब्लड रेड सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में ऑप्शन सी, HCN- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87। तो ये भी एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इट सेज विच गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। तो ये वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं इन द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन H2-। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब H2S गैस लेड एसीटेट पेपर के कांटेक्ट में आता है तो वो लेड से रिएक्शन करता है Pb2+ से एंड इट गिव्स अ ब्लैक PPT ऑफ PbS। तो इट इज ब्लैक कलर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा गैस है सी, H2S गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में गिवन एलिमेंट्स को मैच करना है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन इन कॉलम 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d1 4s2। उसके बाद हमें दिया है क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर है 24। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d5 4s1 विच इज स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में हमें दिया है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। तो ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। सो इट इज अ स्टेबल फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फिर हमें दिया है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2। तो इसका मतलब P मैचेस विथ 2 एंड Q मैचेस विथ 1, R मैचेस विथ 3 एंड S मैचेस विथ 4। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। इसमें हमें कॉलम 1 में गिवन ऑक्साइड्स को मैच करना है विद द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स गिवन इन कॉलम 2। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें ऑक्साइड दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ना तो ये एसिड से रिएक्ट करता है ना ही बेस से रिएक्ट करता है। तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, हमें याद रखना है। सो P मैचेस विथ 4। उसके बाद Q में हमें दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो Q मैचेस विथ 2। फिर R में हमें दिया है एल्कली मेटल ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड और ये एक बेसिक ऑक्साइड है और रिएक्ट करती है विथ एसिड्स। सो Na2O R मैचेस विथ 3 बेसिक। और फिर S में हमें दिया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। सो S मैचेस विथ 1। सो P मैचेस विथ 4, Q2 R3 S1। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में गिवन कैटलिस्ट को मैच करना है विद द इंडस्ट्रियल यूजेस गिवन इन कॉलम 2। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। तो NCERT में ये D एंड F ब्लॉक चैप्टर में दिया है, तो हमें याद रखने हैं ये। सो PV2O5 ये यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस या फिर H2SO4 प्रोडक्शन। सो P मैचेस विथ 3। और फिर हमें दिया है Q आयरन और आयरन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट in the production of ammonia in Haber's process. So Q matches with 4. ये सभी हमें याद रखने हैं। फिर R is nickel and it is a catalyst in the hydrogenation of oils. So R matches with 1. और फिर S PDCl2 it is a catalyst in Wecker process. तो S matches with 2. So P matches with 3, Q4 R1 S2। गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।